हेलो, आज हम लोग एफटीआरई के 24 दिसंबर में जो पेपर हुआ था, जेई एडवांस पार्ट था पेपर 3 एंड पेपर 4, इन दोनों का आज हम लोग फिजिक्स का सोल्यूशन देखेंगे। पेपर 2 में भी फिजिक्स है, लेकिन वो थोड़ा सा आसान है, उसको हम लोग बाद में भी देख लेंगे। ठीक है। पेपर 3 एंड पेपर 4 की फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी एडवांस लेवल है, मतलब 10th से थोड़ा सा ज़्यादा हायर लेवल की है। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। बाकी तो आप सेकेंड पार्ट को आप देखेंगे तो आप खुद भी करते जाएंगे। यहाँ पे ये करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका जल्दी पेपर आने वाला है, तो इसलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो लेंस हैं और उनको अगल बगल रखा गया है। ठीक है, अब इनकी फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो कैसे भी लेंस हो, अगर सबके रेडियस, कर्वेचर ऑफ रेडियस अगर सबकी सेम है, तो किस मटेरियल के बने हुए हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का वो भी सेम है, इक्वल रेडियाई है, तो फोकल लेंथ भी हमेशा क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो ऑप्शन क्या होगा, 1:1 इज करेक्ट। ठीक है। सेकंड में आ जाते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। यहाँ पे क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके साथ में एक मिरर रख दिया गया है, प्लेन मिरर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब पूछा गया कि यहाँ से जो इमेज जा रही है वो इस मिरर से फिर से वापस यहीं पे ही इमेज बन रही है। तो यानी कि अगर यहीं पे ही इमेज बन रही है और यहीं पे ही ऑब्जेक्ट है, तो ये कितनी दूर होगी। यहाँ पे हमें डिस्टेंस पूछा गया है, तो ऑब्जेक्ट मस्ट कितनी दूर ये ऑब्जेक्ट रखा जाए कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए। और इसकी फोकल लेंथ हमें दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ये ऑटो कॉलिमिनेशन दिखता है। ऑटो कॉलिमेशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो जब कॉन्वेक्स से जाता है तो फोकल लेंथ पे अगर रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट इमेज दोनों अगर सेम फोकल लेंथ पे रख दिया जाए, तो लाइन कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और मिरर से टकराने के बाद क्या होती है, कोई पैरेलल लाइन आ जाती है, बिल्कुल वैसी वैसी रिपीट हो जाएगा। और कोई पैरेलल लाइन आती है तो कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का पॉइंट क्या है, यहाँ पे सेम है। दिस इज कॉल्ड ऑटो कॉलिमेशन। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया होगा, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा गया होगा। और फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से ऐसे गया, ऑब्जेक्ट पैरेलल हो गई लाइन, फिर ये मिरर से टकराई, पैरेलल लाइन फिर से वापस फिर से फोकस से पास हो गई, यानी कि इमेज भी हमारी यहीं पे बन रही है। तो फोकल लेंथ 10 है, तो इमेज भी कहाँ पे बन रही होगी, 10 सेंटीमीटर पे बन रही होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सर्किटिंग का। तो ये शॉर्ट सर्किट पे क्वेश्चंस कई सारे आए हैं। मैंने पहले भी आप लोग को एक वीडियो बना के शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया था कि शॉर्ट सर्किट पे स्टडी करिए, और हुआ भी वही। और शॉर्ट सर्किट पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, मेरे इलेक्ट्रिकल का आप अगर पुराने वीडियोज़ अगर आप देख रहे होंगे, तो उसमें मैंने शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट को बोला था कि एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत है। शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज दैट एक दो रास्ते हैं जिसमें एक में रेसिस्टेंस है और एक में रेसिस्टेंस नहीं है। आप भी अगर एक ऐसी सड़क पर जा रहे होंगे जिसमें एक सड़क टूटी हुई है और एक सड़क टूटी हुई नहीं है, तो डेफिनेटली आप कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, जो सड़क टूटी हुई नहीं है, यानी कि रेसिस्टेंस ज़ीरो है। तो करंट के पास भी अगर दो ऑप्शन, दो पाथ हैं जिसमें एक में रेसिस्टेंस और एक में रेसिस्टेंस नहीं है, तो सारा करंट किस में से जाएगा, जिसमें से रेसिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है। और अगर दोनों ही पाथ टूटी हुए हैं, दोनों ही पाथ में रेसिस्टेंस है, तो करंट दोनों ही पार्ट में थोड़ा थोड़ा डिवाइड होके चला जाता है। ठीक है, ये हम लोग जानते थे। अब जाहिर सी बात है कि अब करंट के पास भी यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं सर्किट को ध्यान से। ठीक है, यहाँ वोल्टेज से बैटरी से करंट निकला होगा, ये गया होगा, फिर यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आर और R/2 में। ठीक है, जब ये यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे इसको दो रास्ते दिख रहे हैं, या तो R/2 में चला जाए या बिना किसी रेसिस्टेंस वाले में। तो ये किसको फॉलो करेगा, बिना रेसिस्टेंस वाले में, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या करता है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो ये जाने नहीं दे रहा है, तो ये सारा करंट यहाँ चला जाएगा। और इसको क्या करना है, इसको तो वापस आना है, तो ये यहीं से वापस बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ बैटरी से करंट निकला, अब इसके सामने दो रास्ते दिखे, R में और कुछ R2 में। तो करंट ये आई कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब ये यहाँ पहुँचेगा, तो इसके पास दो रास्ते होंगे, या तो यहाँ जाए या यहाँ जाए। तो थोड़ा थोड़ा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको एक
शॉर्ट सर्किट पाथ मिल चुका है। शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया तो इसका मतलब सारा करंट यहाँ से चला जाएगा और यहीं से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सर्किट से क्या पार्ट हट जाएगा, दिस पार्ट सर्किट से आउट हो जाएगा, इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो इसको हम सर्किट से हटा देते हैं और अब हमारा रिमेनिंग पार्ट बच जाता है ये। अब करंट अगर ऐसे गया और ऐसे ही वापस आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अब ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस हमें किस पार्ट में नज़र आ रहे हैं, पैरेलल में, क्योंकि कुछ करंट यहाँ जा रहा है और कुछ करंट यहाँ जा रहा है और फिर यही दोनों सेम करंट एक ही पॉइंट पे आके फिर से मिल जा रहे हैं। तो करंट डिवाइड हो रहे हैं और फिर दोनों मिल जा रहे हैं। तो यानी कि ये रेसिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो गए। रेसिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली विच इज़ इक्वल टू R/3। अब हम फिर से सर्किट को देखें, 1 2 3 1 2 3 आर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब कोई भी रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों रेसिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया विच इज़ इक्वल टू 4R/3। ठीक है, अब हम I की वैल्यू को देखें तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। वोल्टेज तो हमारा V दे रखा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दे रखा है हमारा 4R/3। 4R/3 रख दिया, 3V अपॉन 4R। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग देखिएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन 4, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास मुझे नहीं लगता ज़्यादा करने वाला है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। तो A और B का बीच के एक रेसिस्टेंस तो ये 4 दिख ही रहा है और ये भी दिख रहा है और इधर से ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। यानी कि हम लोग एक साइड से क्या करें, इसको समराइज करना शुरू कर दें, मीन्स मतलब थोड़ा सा इसको सिंपल करना शुरू कर दें। तो इसको हम डायग्रामेटिकली ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हम A पॉइंट पे जाके खड़े हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, 4 और 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज और इस 8 के साथ किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 और ये 8 आपस में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने निकाल लिया विच इज़ इक्वल टू 4 ओम। अब हमने इस पूरे पार्ट को हटा के यहाँ क्या लिख दिया, 4 ओम लिख दिया। अब हम फिर से देखें सर्किट को, ये 4 और ये 4 अब ये 4 आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में। और सीरीज़ में इन दोनों का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 8। अब 8 और ये 8 किस में कनेक्टेड हो जाएंगे, पैरेलल में। फिर पैरेलल का फॉर्मूला होता है तो इससे हम क्या निकल कर आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, 1/8 प्लस 1/8 करके ऐसे हम लोग करेंगे तो दिस इज़ 4 ओम आ जाएगा पैरेलल का। फिर हमें वापस सर्किट पे जाते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा कि ये 4 और ये 4 आपस में किस में कनेक्टेड है, फिर से सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। और फिर ये 8 और 8 आपस में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। फिर पैरेलल का कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, 4। अब ये 4 वापस हमने सर्किट में लगा दिया, अब ये हट चुका है। ये 4 और ये 4 अब आपस में किस में कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं आपको, सीरीज़ में। तो 4 और 4 8। ठीक है, और ये AB के साथ इस 4 के साथ किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। अब पैरेलल में लगे हुए हैं तो RAB हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसको हमने सॉल्व करा 8/3। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर, तो ये फर्स्ट पार्ट तो मुझे थोड़ा सा अभी इजी लगा JEE एडवांस का। चलिए सेकंड पार्ट को आप थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे क्या है पार्ट डी में। ठीक है, पार्ट डी में हमको फिर से ये क्वेश्चन दिया गया है और वैल्यूज़ निकालने को पूछी गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, करंट इन सीरीज शुड बी सेम एंड वोल्टेज इन पैरेलल शुड बी सेम। सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से जरा पेपर पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यही क्वेश्चन यहाँ पेपर पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम जरा ध्यान से देखें, पैरेलल में वोल्टेजेस हमें क्या पता थे, सेम होते हैं। तो इसके अंदर इस पाथ में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 0.5 और रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम।
तो यानी कि इस पाथ का वोल्टेज कितना होगा, ये अगर ए और बी टर्मिनल हैं तो इसका वोल्टेज हो जाएगा रेसिस्टेंस इंटू करंट इज़ 5 वोल्ट। अगर ये 5 वोल्ट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी वोल्टेज 5 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी वोल्टेज 5 होगा, क्योंकि वोल्टेज इन पैरेलल शुड बी सेम, क्योंकि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं लगे हुए। तो ये तीनों पार्ट कैसे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तीनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन को हमको पूछा गया है कि 20 वोल्ट के अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस मिडिल रेसिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो 10 वोल्ट के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल देखेंगे, 10 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल, तो 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। ठीक है, ये भी 10 के अक्रॉस 5 आ रहा है, तो किसी को भी अगर हम लोग देख लेंगे तो पोटेंशियल हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पॉइंट क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द करंट इन 20 ओम रेसिस्टेंस, 20 ओम में करंट कितना जा रहा है और इस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। यानी कि यहाँ पे हमको आई पूछा गया है और ये आर हमको पूछा गया है। ठीक है, इनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये दो रेसिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल का हमने सॉल्व कर लिया, ये दोनों आ गए। ठीक है, 20/3, 20/3 और 10 ये दोनों आपस में किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, 5 और 25 की सप्लाई है। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस कितना होगा, 20 होगा। वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज 20, क्योंकि 5 इधर डिवाइड हो गया, 20 इधर, 25 है, तो इसके बीच रेजिस्टेंस कितना, वोल्टेज कितना होगा, 25 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये हमारा V2 जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 5 है, तो V1 हमारा कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। तो पहले तो हमने ये पता कर लिया R के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, R के अक्रॉस वोल्टेज हमारा आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, और V क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो अब हमारा दूसरा काम एक पहला पता करना है कि ये I कितना है, ये टोटल करंट I कितना है। अगर हमें I पता चल जाएगा तो हमें R निकल आएगा। तो अब हम दूसरा काम पता करते हैं I पता करने का। अब I हमें तभी पता चल सकता है, पर I क्या है, I हमारा जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 0.5 एम्पियर और I1 में, 0.5 एम्पियर और I1 में दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है करंट I। तो यानी कि I क्या है, I हमारा दो पार्ट में है, 0.5 और दूसरा करंट। तो अब हम इस करंट की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो कितना है, 5 है, और रेसिस्टेंस कितना है, 20/3। ठीक है, तो करंट कितना होगा, करंट होगा हमारा, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे V इज इक्वल टू IR से, तो कितना निकल कर आएगा, 0.75 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू निकल आई 0.75, इधर जा रहा है 0.5, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा मेरा 1.25। ठीक है, तो 1.25 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 1.25 वैल्यू रख दी, तो हमारा रेसिस्टेंस आ गया 16 ओम। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, 20 ओम, ऑप्शन बी इज़ हमारा है 16 ओम। द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस आर इज 16 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं कि 20 ओम में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो 20 ओम में हमारा करंट आखिर जा कितना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो 20 ओम में करंट जा रहा है, ये यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 20 ओम में कितना करंट जा रहा है, तो हम क्या जानते हैं, वोल्टेज इन पैरेलल रिमेन सेम, ये वही कॉन्सेप्ट है। तो हमारा जो 20 ओम को पहले हम लोग देखें, 20 ओम है कहाँ, 20 ओम ये है। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमने कितना निकाला था, 5 वोल्ट, 5 थे ना, तो V इज इक्वल टू IR से, तो V इज इक्वल टू IR से। ठीक है, V इज इक्वल टू IR से, 5 वोल्ट इसके अक्रॉस था, 20 ओम था, तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू 5/20 यानी कि 0.25 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे।
16 एंड 17 ये भी शॉर्ट सर्किट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से हम लोग देखते हैं। 16 एंड 17 यहाँ पे भी आप सर्किट को अगर देखेंगे तो कुछ बैटरी से कुछ करंट निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। अब यहाँ जाने के बाद बड़ा ही इम्पोर्टेंट गेम अब शुरू होता है, ठीक है। तो इसको हम फिगर में देखते हैं। जब करंट यहाँ पहुँचेगा तो करंट के सामने अब तीन रास्ते हो गए। करंट या तो इस 2 ओम में जाए, 1 ओम में जाए, या फिर बिना रेसिस्टेंस वाले पाथ में जाए। तो करंट ऑलवेज फॉलोज लो रेसिस्टिव पाथ, तो करंट ऐसे जाएगा और ये बिना रेसिस्टेंस वाले पाथ से होता हुआ निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड बाईपास सर्किट, ठीक है। इसको बाईपास भी बोलते हैं या शॉर्ट सर्किट भी बोल रहे हैं, ठीक। तो कितने एम्पियर का करंट दिया गया है यहाँ पे? ये 1 एम्पियर का करंट दिया गया है, ठीक है, सी और एफ के बीच में। तो जब ये इधर से निकलेगा तो 2 में कोई करंट जाएगा ही नहीं। इसी तरह ये 1 ओम और इस 1 ओम में भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये सर्किट से हट जाएंगे और ये भी सर्किट से हट जाएगा। तो ये तीनों रेसिस्टेंस सर्किट से हट जाएंगे। तो अब हमारा सिंपल सर्किट कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। कितना एम्पियर का करंट जा रहा है? 1 एम्पियर का करंट इसमें से जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन हमें बताना क्या है? हमें बताना है सबकी अलग अलग वैल्यूज़। तो अब हम देखें करंट इन डीई, करंट इन डीई, डीई तो हमारा सर्किट से हट चुका है, तो करंट इन डीई क्या हो जाएगा? 0। तो मेरे ख्याल से ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। यहाँ पे क्या है? तो 4 चॉइसेस हैं, ठीक है, ओनली 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ब्रांच डी में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन आज फिर भी एक बार और में देख लेते हैं। बीसी में करंट फ्लो करेगा 0, तो बीसी में तो 0 तो फ्लो कर ही नहीं रहा है क्योंकि 1 एम्पियर तो इसमें है। तो करंट इन सीरीज़, तो करंट इन सीरीज़ क्या होगा? करंट इन सीरीज़ शुड बी सेम। तो बीसी में करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर का। तो ये भी ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डी ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी ऑप्शन अभी हम लोग चेक कर लेंगे। अब हमें क्या बताना है? अब हमें ई की वैल्यू बतानी है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितनी होगी, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी निकालने के लिए बड़ा आसान है। अगर हम किसी तरह टोटल करंट पता कर लें और टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता कर लें, तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता कर लेते हैं। 2 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये इस 2 ओम के साथ किस में लगा हुआ है? सीरीज़ में। तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा 2 प्लस ये दो रेसिस्टेंस पैरेलल में थे, तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज 7/2 ओम, ठीक है। अब हम क्या पता करें? पूरे सर्किट में आखिर करंट कितना जा रहा है? तो ये तो करंट जा रहा था 1 एम्पियर, ठीक है, इसमें बी से लेके एफ तक, ठीक है, 1 एम्पियर। तो हमने इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज निकाला है बी से लेके एफ तक, तो कितना आ जाएगा? 1 × 2 इज़ 2 वोल्ट। तो बी से लेके एफ या जी तक मान लेते हैं 2 वोल्ट। उसी के पैरेलल एक और एक लाइन हमारी ब्रांच जुड़ी हुई है बी जी, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा? अगर ये 2 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा? 2 वोल्ट होगा सेम, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल इसके अक्रॉस 2 है, 6 ओम का रेसिस्टेंस है, तो करंट कितना फ्लो करेगा? 1/3 या 0.33 V/R से, ठीक है। 0.33 इधर जा रहा है, 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो टोटल करंट क्या हो रहा है? इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। टोटल करंट मेरा इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 1/3 इधर जा रहा है, 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? 1 + 1/3 यानी कि 4/3 एम्पियर। क्लियर है? तो 4/3 एम्पियर क्या होगा? 4/3 एम्पियर हमारा टोटल करंट हो गया, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। तो ईएमएफ मेरा कितना हो गया बैटरी का? 4/3 × 7/2 इज 14/3 विच इज़ इक्वल टू 4.67। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो मुझे इस तरह हर एक ब्रांच में भी करंट पता चल गया, हर एक जगह पता चल गया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब ये आ जाता है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग को, आप लोगों को पता नहीं प्रैक्टिकल कराया गया कि नहीं कराया गया। लाइट पे हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से करते हैं फोकल लेंथ पता करने के लिए। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा चीज़ दी गई है, डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, कोई भी अगर आपको लैब में प्रैक्टिकल कराया गया होगा या अब शायद आप कराए जाएंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट और इमेज को कहीं पे भी नहीं हिलाते हैं,
बस आप केवल किसको मूव कर सकते हैं, केवल लेंस को ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट, एक लेंस हमने रखा है, ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बन गई, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। फिर हमने कुछ इस तरीके से इस लेंस को सरकाया, एक ऐसी पोजीशन पे लेकर आए कि अभी भी हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट वही की वही सेम है। तो अब इन जो हमारी जो पोजीशन 1 थी लेंस की और पोजीशन 2 थी जो लेंस की, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है अब क्या हो गई है, स्मॉल डी, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होता है, ये इनडायरेक्टली अगर हम बोलें तो u की जगह v और v की जगह हम u कर दें तो वापस यही की इमेज फिर से वापस रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम उतना ही ये सरकेगा तो यहाँ से अब एक तरीके से ये मान लीजिए कि u हो गया और फिर से वापस ये v हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और जो हमारा स्क्रीन लगा हुआ है जिस पे रियल इमेज बन रही है, तो ये इधर उधर मूव नहीं करते, तो ये क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो हम यहाँ पे लेंस को मूव करेंगे, तो ये आप लोग प्रैक्टिकल में भी करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो लेंस को ऐसे से मूव कर करके देखेंगे और फिर आप लोग बताएंगे कि क्या हो रही है फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो u प्लस वी इज इक्वल टू डी, ये u है और ये v है, कितना हो रहा है, d है, u प्लस वी। और अगर ध्यान से देखेंगे u माइनस वी इज इक्वल टू स्मॉल डी, क्योंकि इंटरचेंज हो रहे हैं, तो u माइनस वी माइनस यू इज इक्वल टू स्मॉल डी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2v इज इक्वल टू डी प्लस स्मॉल डी। तो v हमारा हो जाएगा d प्लस डी अपॉन 2। फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके u की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी कैपिटल D माइनस डी अपॉन 2। अब हम इसको अपने लेंस के फॉर्मूले में रख दें, ठीक है। तो लेंस के फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज रख देंगे, u हमारा नेगेटिव होता है, v हमारा प्लस है, ठीक है। तो u नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गए, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो सिंपल हमारा f की वैल्यू क्या आ गई, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 19 का ए हम देख रहे हैं, हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन देखें, मैग्नीफिकेशन होता है v अपॉन यू। तो v की वैल्यू रख ली d प्लस डी बाई 2 और u की वैल्यू d माइनस स्मॉल डी बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो हमारा ये आ गया Vm1। सेम एज इट इज़ जब हमने दूसरी पोजीशन पे रखा लेंस, दूसरी पोजीशन पे रखने के बाद अब v की जगह u हो गया, u की जगह v हो गया है, इंटरचेंज हुए थे। फिर से हमने निकाल के देखा m2 v अपॉन यू करके, तो क्या होगा d माइनस टी अपॉन डी प्लस डी, इंटरचेंज हो गया ना अब तो पोजीशन, ठीक है। अब अगर हमने दोनों का मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन पूछा गया ऑप्शन में, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो जब हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा तो सब एक दूसरे को क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए और क्या आ गया 1। तो दोनों का मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, m1 m2 हमारा क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्लियर है। तो अब मेरे ख्याल से ये पार्ट 3 पूरा फिनिश हो गया, आपको इसके अंदर फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 जो है यहाँ पे अब आपको एक नई चीज़ दी गई है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी थोड़ी सी अब आप लोग के लिए थोड़ा सा ये पॉइंट अब बिल्कुल ही प्योर 12th पे आ गया है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पे ये चीज़, तो यहाँ पे हम लोग अब एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 12th के बच्चे भी इस चीज़ को पढ़ने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्वेश्चन तो ईजी होते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तो एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे भी देखेंगे और उस पर हम लोग अलग से एक वीडियो को भी बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, एक सर्किल है जो 20 ओम का है, तो यानी कि पूरे सर्किल की जो पेरीमीटर है वो है 20 मीटर, क्योंकि 1 ओम पर मीटर दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि पूरे सर्किल की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, 20 ओम है तो 20 मीटर है, ठीक है, 1 ओम पर मीटर है। अब क्या गया है, यहाँ से और यहाँ से एक तार को कनेक्ट कर दिया गया है ए और बी से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आधा करंट इधर से इधर जा रहा है, आधा करंट छोटे वाले मेजर पार्ट से जा रहा है और एक माइनर पार्ट से जा रहा है। तो ये दो रेसिस्टेंस यानी कि दो तार किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अब दो रेसिस्टेंस किस में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में। आधा पार्ट ऊपर जा रहा है, आधा नीचे से जा रहा है। ऊपर वाले का बड़े वाले पार्ट में हो गया रेसिस्टेंस 1 और छोटे वाले पार्ट का हो गया रेसिस्टेंस 2। 2 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है। तो इसने कहा है कि जब हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो ए और बी के बीच रेजिस्टेंस हमारा 1.8 हो जाता है, यानी कि वो कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस मेरा 1.8 है, इक्विवेलेंट, ठीक। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पर हम लोग जानते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना, R1 प्लस R2 इज़ 20 ओम। तो R1 R2 की वैल्यू कितनी हो गई,
36। तो अब हमको दो वैल्यू पता है, R1 प्लस R2 इज़ 20, R1 R2 इज़ 36। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा ही था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेथड से हम लोग R1 R2 की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसको हमने वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सिंपली सॉल्व कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 18 और 2, यानी कि एक रेसिस्टेंस मेरा जो ऊपर वाला है वो 18 का है और नीचे वाला रेसिस्टेंस 2 ओम का है। तो डेफिनेटली जो इनकी लेंथ है वो 1 ओम पर मीटर है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसकी जो लेंथ होगी वो 18 मीटर होगी, जो छोटा वाला पार्ट होगा उसकी 2 मीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो अब हमको कितना मिल गया, हमें छोटे वाले पार्ट की लेंथ पूछी गई, तो छोटे वाले पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर, सही क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी हमको पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे, ए पॉइंट और जे पॉइंट। अब यहाँ पे अब हम लोग सर्किट को सिंप्लीफाई करने को सीखते हैं, ठीक है। तो सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जितने भी आपको पाथ ऐसे नज़र आए जिसमें कोई रेसिस्टेंस ना हो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कर दीजिए। जैसे कि बी और सी के बीच कोई रेसिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको एक कर दीजिए। तो इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। बी और सी में कोई रेसिस्टेंस नहीं आ रहा है, इनको हम एक कर देंगे। फिर आपको ई और एफ में कोई नज़र नहीं आ रहा है, इनको भी हम एक कर देंगे। फिर हम देखेंगे जी और डी के बीच भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इन पॉइंट्स को भी एक कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे जे और एच में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम एक कर सकते हैं। कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है तो इनको हम पॉइंट ना बना लें, ठीक है। रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट बनाने की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो इन दोनों को हम ज्वाइन ही कर दें, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं सर्किट को। तो हमने जब इनको ज्वाइन करा तो बी और सी तो एक ही हो गए। फिर इधर हम देखेंगे 4 पॉइंट्स एक साथ हो गए, ई एफ, और फिर एफ और जी के बीच भी कुछ नहीं है, इनको भी हमने ज्वाइन कर दिया। फिर जी और डी के बीच भी कुछ नहीं, इनको भी हमने, तो ये चारों पॉइंट्स को हमने एक साथ ज्वाइन कर दिया। फिर जे और एच को भी ज्वाइन कर दिया। तो अब हम देखेंगे, अब हमारा सर्किट एकदम सिंपल हो गया। एक रेजिस्टेंस ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, फिर ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसको हमने क्या करा, बस सिंपल सॉल्व कर दिया। सिंपल सॉल्व कर दिया। 5 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल के थे, ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल के थे, सॉल्व कर दिया। 5, 2 और 8, तो इन दोनों की पूरा रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल, तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, यानी कि 15 ओम। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आपकी बाइंडिंग एनर्जी। ये एक बिल्कुल एकदम नया पार्ट आ रहा है, दिस इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी पे आ जाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी यानी कि आइंस्टीन का फॉर्मूला हम लोग अब पूरी तरह देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी बाइंडिंग एनर्जी जो आइंस्टीन ने बताई थी वो क्या थी, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर हम लोग बहुत जगह लिखा हुआ देखते हैं, आज हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये m क्या है, m इज़ डेल्टा m है हमारा मास डिफेक्ट, दिस इज मास डिफेक्ट, ठीक है। पूरा का पूरा फिजिक्स इसी फॉर्मूले पे ही टिका हुआ है, ठीक है। दिस इज मास डिफेक्ट। तो हमें क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, उसका फॉर्मूला होता है एम सी स्क्वायर। अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है, तो किसी भी एटम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियस को देखें तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और एटम के अंदर बाहर की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सबसे छोटा पार्ट है अंदर, जो सॉलिड पार्ट है, दिस इज हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में 2 चीज़ें हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम लोग पहले क्या करें, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन पता कर लें, जितने भी उसके अंदर प्रोटॉन है सबका मास निकाल लें। उसमें हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें जितने भी उसमें न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास हम उसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। जब ये निकल आए तो हम लोग को अगर न्यूक्लियस ऑफ द मास दिया गया है तो वो हम इसमें से और माइनस कर दें, तो हमें क्या निकल आएगा, मास डिफेक्ट। एक्चुअल में ये दोनों मास डिफेक्ट 0 होना चाहिए, पर होता नहीं है। अगर हम लोग सबका अलग अलग निकालें और टोटल न्यूक्लियस ऑफ मास देखें तो एक डिफेक्ट आता है, तो उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये हमें निकालना है। तो अब आता है अल्फा पार्टिकल में होता क्या है। तो अल्फा पार्टिकल है क्या चीज़, तो
अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो पहले हमने प्रोटॉन का मास देख लिया सिंपल कैलकुलेट करके, और 2 न्यूट्रॉन का मास देख लिया। तो हमें क्या करना था, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हमने टोटल मास ले लिया। ठीक है, तो टोटल मास हमारा निकल कर आ गया 4.031। अब हम इसमें से क्या करें, द मास, हमारा हीलियम का मास कितना है, हमारा है दिस इज 4। तो ये हमने क्या करा, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सम कर दिया। ठीक है, फिर इसको हमने प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास को क्या करा, सम कर दिया, और किस में माइनस करना है, टोटल न्यूक्लियस के मास से। तो टोटल हमारा न्यूक्लियस का मास कितना था, 4। तो ये और इसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा मास डिफेक्ट निकल आया। ठीक है, तो दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट, तो ये इतना आ गया। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सी स्क्वायर से। सी स्क्वायर की वैल्यू होती है 931.481। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज़ इक्वल टू 28.51। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 28.51। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं 300 एंड 400। ठीक है, किस सप्लाई वोल्ट है 60। अब यहाँ एक वोल्ट मीटर है जो कुछ कनेक्ट इसको मेज़र कर रहा है 30 वोल्ट। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा, पर ये वोल्ट मीटर कुछ अलग ही रीड कर रहा है। अगर हम लोग डायरेक्ट अगर इसको छोड़ दें और इसके 400 के अक्रॉस पोटेंशियल निकालें तो कुछ और निकल कर आएगा। पर एक्चुअल में वोल्ट मीटर क्या है, ये कुछ डिफेक्टेड वोल्ट मीटर है। डिफेक्टेड मीन्स इसके अंदर कुछ रेसिस्टेंस है। होना क्या चाहिए था, इसके अंदर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए था ताकि इसके अंदर कोई करंट नहीं जाता, पर हो क्या रहा है कि कुछ करंट जाने की वजह से अब ये वोल्ट मीटर क्या हो गया, डिफेक्टेड हो गया, क्योंकि इस वोल्ट मीटर का कुछ रेसिस्टेंस आ चुका है। तो आने की वजह से क्या हो रहा है कि अब ये कुछ गलत रीड कर रहा है, और ये कितना रीड कर रहा है, 30 वोल्ट रीड कर रहा है। पर एक्चुअल में 400 ओम के अक्रॉस 30 वोल्ट नहीं है, लेकिन इस रेसिस्टेंस होने की वजह से अब ये 30 वोल्ट रीड करने लगा। तो 30 वोल्ट अगर ये रीड कर रहा है तो बाकी बचा हुआ पार्ट भी कितना होगा, 30 वोल्ट। 30 दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 60 है, तो यहाँ पे भी ये वोल्ट मीटर हमारा 30 वोल्ट रीड कर रहा है। तो बाकी बचा हुआ इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि 60 की सप्लाई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अब क्या होता है, सीरीज़ में तो करंट सेम ही होगा। ठीक है, तो जो करंट इस पूरे पार्ट में वही पूरे इस पार्ट में होगा करंट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का जो रेसिस्टेंस होगा इस रेसिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। अगर इस तरह से देखें तो ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस बराबर होगा। तो यानी कि अब ये रेसिस्टेंस कितना होगा, ये रेसिस्टेंस तो अब वोल्ट मीटर का भी अपना एक रेसिस्टेंस होगा आर वी। ठीक है, और ये दोनों रेसिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो 300 ओम किसके बराबर होगा, आर इक्विवेलेंट के, मतलब इस पार्ट के। तो ये आर इक्विवेलेंट, 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो कितना वैल्यू हो जाएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के। तो यहाँ पे हमको R2 की वैल्यू पता है 400, और R1 कितना है, रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर हम डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमें कितना निकल कर आ रहा है, 1200 ओम। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4th, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 तो डायरेक्ट देखते ही हो जा रहा है। इन ए डायग्राम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी लाइन अगर पैरेलल आती है टकराने के बाद वो कहाँ से निकल जाती है, फोकस से। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक मिरर है। कोई भी लाइन पैरेलल आ रही है, टकरा के फोकस से निकल जा रही है। तो टकरा के फोकस से निकल जा रही है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, क्या प्लेन मिरर हो सकता है, नहीं। ये क्या होगा, दिस इज कॉनकेव मिरर। अगर हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर रख दें और आप देखेंगे पैरेलल लाइन आएगी तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 5 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 2 रेसिस्टेंस दिए गए हैं। ठीक है, अब 2 रेसिस्टेंस यहाँ पे ये 2 पैरेलल में लगे हुए हैं इस तरह,
और सी डी, यहाँ पे भी वही शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर दिया गया। सी डी, जब सी डी कुछ है ही नहीं तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, एक ही कर दिया। तो अब हमारा सर्किट क्या हो गया, ये दो और ये दो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4, इन दोनों का 4, तो कितना हो गया टोटल 8। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 8 ओम। ठीक है, अब जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पे क्या है, मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। तो मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट यानी कि हमें सारे ऑप्शंस को स्टडी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी तो मुझे मिल गया सही है। ठीक है, अब एक्चुअल में इसके अंदर हो क्या रहा है, अगर करंट कुछ ऐसे जा रही होगी इसके अंदर, इधर से गई होगी, फिर ऐसे गई होगी, फिर ऐसे चली गई होगी, ऐसे आई होगी, ऐसे गई होगी, ऐसे भी जा सकती है। तो हम लोग ने सारे पाथ बना बना के देखे, तो ये तो नहीं होगा, कुछ ऐसे गया होगा, ये गया होगा, ये गया होगा, ऐसे गया होगा, फिर ये गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, और यहाँ चला गया होगा ए से बी तक। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों करंट इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज सी और वोल्टेज डी क्या हो रहा होगा, बराबर हो रहा होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बराबर। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो सी और डी में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, या बोल सकते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी भी मेरे ख्याल से इसमें सही है। ठीक है, डी तो गलत ही होगा क्योंकि ये कोई करंट की वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो कौन से ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ये सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दो हीटर लगे हुए हैं और हीटर जो है वो अलग अलग टाइम पे सेम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक मान लीजिए कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहा है T1 टाइम में और एक हीट उतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है T2 टाइम में। अब दोनों को अगर सीरीज़ में लगा दिया जाए तो कितना टाइम में उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर सीरीज़ में लगा देंगे तो सीरीज़ में लगाने का फॉर्मूला होता है T1 प्लस T2। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और पैरेलल में लगा देंगे तब हम टाइम देखें तो पैरेलल का टाइम होता है 1/T1 प्लस 1/T2, मतलब T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो यहाँ पे ऑप्शन सी तो सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। अब अगर हम इनकी हीट को देखें सीरीज़ और पैरेलल में, तो जब हम इनको सीरीज़ में लगाते हैं तो पावर का फॉर्मूला होता है P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, और जब हम इनको पैरेलल में लगा देते हैं तो P1 प्लस P2 हीट डायरेक्ट पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हीट क्या है, पावर इनटू टाइम। तो इनकी P1 की वैल्यूज़ को रखते हैं, P2 की वैल्यू रखते हैं और देखेंगे टी इज़ वही टोटल टाइम, जो हमारा टोटल टाइम पैरेलल का जो निकल रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट हैं, एक वाले का पैरेलल है और एक का सीरीज़ का ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से हमें एक न्यूक्लियर मास दिया गया है कार्बन का, फिर से वही बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट का हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला देख ही चुके हैं। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का मास हम क्या कर दें, सम कर दें और उसको माइनस कर दें हम किससे, अपने न्यूक्लियस के मास से। तो हमें क्या मिल जाती है, मास डिफेक्ट। और इसको अगर हम लोग सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो हमने इसके अंदर देखते हैं कि हमारे कितने आखिर प्रोटॉन हैं। तो कितने प्रोटॉन हमें नज़र आ रहे हैं, हमें इसके अंदर 6 प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन का हमने मास निकाल लिया, वो हमें हाइड्रोजन के मास से दिया गया है। कितने हमें कार्बन में न्यूट्रॉन नज़र आ रहे हैं, 6। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो कितने इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, 6 के हिसाब से 6 का मास निकाल लिया। तो दोनों मासेस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब टोटल कार्बन के मास से हमने क्या कर दिया, जो न्यूक्लियस का मास था वो कितना था, 12। तो उस मास से हमने माइनस कर दिया। तो हमें क्या निकल कर आ गया, मास डिफेक्ट विच इज़ इक्वल टू 0.0989। ठीक है, और इसको हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। सी स्क्वायर था 931.47। तो हमारा क्या निकल कर आ गई, बाइंडिंग एनर्जी मेरी आ गई 92.15। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब क्या कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कितने न्यूक्लियन है, 12 न्यूक्लियन है। तो 12 का है तो 12 के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना निकल गया, 7.68। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट सही नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी भी सही नज़र आ रहा है। मास डिफेक्ट,
तो हमारा मास डिफेक्ट अगर हम लोग देखेंगे कितना रहा था 0.0989, यानी कि ऑप्शन ए भी मेरा सही नज़र आ रहा है। ठीक है, फोर्थ है मास डिफेक्ट इज 0.03, ये तो मास फील्ड गलत है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? ए, बी और सी ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसके अंदर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। बाइंडिंग एनर्जी है, सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, आराम से हो सकता था, ये पार्ट मुझे ज़्यादा आसान ही लग रहा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, तब उसके अंदर हम लोग पूरे इस फिजिक्स को देख लेंगे कि अगले में क्या हो सकता है।